हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइस, अब अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं, हम अपने जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार है, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब तक हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, आज हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया था, रोज़ की तरह एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर आज जो हम पढ़ने वाले हैं उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हमने ये जाना था कि जो मूल अधिकार होते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो हमारे जो हमारा संविधान है उसके कौन से भाग में आते हैं और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं वो भी हम जान चुके थे ब्रीफ में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या उनकी इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में हमने जान लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था राज्य की परिभाषा के बारे में, जो कि आर्टिकल 12 से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 12 में? तो राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से बताया गया है, वो सब हमने कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम जानेंगे आर्टिकल 13 के बारे में कि आर्टिकल 13 में क्या दिया गया है, क्या बताया गया है आर्टिकल 13 में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। तो जैसे कि हम अब आज आर्टिकल 13 पढ़ने वाले हैं, तो आर्टिकल 13 में क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 13 का जो टाइटल है वो है मूल अधिकारों के असंगत विधियाँ। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो असंगत विधियाँ होती हैं, ये सब बातें हमें कौन से आर्टिकल से पता चलती है? ये आर्टिकल 13 से हमको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकारों से असंगत विधियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो आर्टिकल 13 है, अनुच्छेद 13 है, जो अनुच्छेद 13 है, घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। मतलब कोई भी विधि, कोई भी कानून यदि बनाया गया है संसद द्वारा, तो यदि वो हमारे मूल अधिकारों से क्या है, असंगत करती हैं या उनका अल्पीकरण करती हैं, तो ऐसी जो विधियां हैं, ऐसे जो कानून हैं, उनको शून्य कर दिया जाएगा, वो शून्य होंगी, मतलब कि वो शून्य मानी जाएंगी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे शब्दों में क्या बताया गया है? दूसरे शब्दों में कहा गया है कि ये न्यायिक समीक्षा योग्य है, मतलब इन पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, ये फिर न्यायिक समीक्षा के योग्य होंगी। इन पर फिर अदालत द्वारा, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा न्यायिक समीक्षा की जाएगी। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो न्यायिक समीक्षा है वो किसके द्वारा की जा सकती है, कौन करेगा? या तो हमारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, जो कि रिट के तहत आता है, आर्टिकल 32 के अंडर आता है या ये, और या फिर जो हर स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं, जो उच्च न्यायालय हैं, जो कौन से आर्टिकल से रिलेट करता है, जो आर्टिकल 226 के अंडर आता है। तो जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं। तो जो कि क्या कर सकते हैं, कोई भी विधि बनाई गई है तो उसको यदि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है उन पर, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं या फिर हमारे हाई कोर्ट्स हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको गैर संवैधानिक या फिर अवैध घोषित कर सकते हैं। इनको ये पावर है। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बता रहा है? ये हमें आर्टिकल 13 बता रहा है इन सब बातों के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है अनुच्छेद 13 के अनुसार, जो हमारा आर्टिकल 13 है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, तो उसके अनुसार जो विधि है, विधि शब्द को निम्नलिखित में शामिल एक व्यापक रूप दिया गया है। तो अब जो हम पढ़ेंगे, इनमें शामिल जो विधि शब्द है, इनमें शामिल एक व्यापक रूप दिया गया है। जैसे सबसे पहले आता है स्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित। कोई भी स्थायी विधि है जो कि किसके द्वारा पारित है? संसद द्वारा या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित है। आगे बताया गया है, अगला आता है कि अस्थायी विधियां जैसे राज्यपालों या राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश। अब अस्थायी विधियां क्या होती हैं? जो कि किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा, जो गवर्नर होते हैं, या फिर भारत के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी कर दिया जाता है, जो अस्थायी विधियां हैं। ठीक है, तो उस पर क्या हो सकता है? न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। आगे बताया गया है प्रत्यायोजित
विधान या फिर कार्यपालिका विधान जो होते हैं कि प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय या अधिसूचना। तो ये सब अगर किसके द्वारा, कार्यपालिका विधान के द्वारा अगर जारी किया जाता है और इनमें अगर किसी भी प्रकार से जो मूल अधिकार है उनका उल्लंघन हो रहा है तो उनको हम चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बताया गया है। आगे क्या कहा गया है, विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ि या प्रथा। अब जो विधि है, उस जो कानून है, जो विधि है, उसके जो गैर विधायी स्रोत हैं उनको, जैसे कि विधि का बल रखने वाले जो रूढ़ी और प्रथा हैं, यदि हम फोर्सफुली किसी पर भी मतलब जो रूढ़ी या प्रथा है उनको अप्लाई करते हैं तो, ठीक है, ये हमें इनके बारे में बताता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, न केवल आगे बताया गया है कि न केवल विधान बल्कि उपरोक्त में से किसी को अदालत में मूल अधिकारों के हनन पर चुनौती दी जा सकती है, अवैध घोषित किया जा सकता है। ये न्यायिकी के विधान पर ही, बाकी अगर कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी सरकार है या कोई भी है, विधानसभा है या संसद है या फिर राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश है, कुछ भी है, यदि वो क्या कर रहा है, मूल अधिकारों का जो फंडामेंटल राइट्स है उनका हनन कर रहा है तो उनको क्या किया जा सकता है, चुनौती दी जा सकती है, उनको अवैध घोषित किया जा सकता है। किसके द्वारा, हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके द्वारा, या फिर जो भी स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय हैं, उनके द्वारा। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे बताया गया है, इस तरह अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं है। इस तरह जो आर्टिकल 13 है वो ये हमें बताता है कि अगर हम संविधान के अंदर, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर अमेंडमेंट करते हैं, संशोधन करते हैं, तो संशोधन करना कोई विधि नहीं है, इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि संविधान में किसी भी प्रकार का कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है तो उसको क्या है, उसको हम चुनौती नहीं दे सकते क्योंकि ये कोई विधि नहीं है। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने केशवनंद भारती मामले में कहा कि मूल अधिकारों का हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन एक केस आया था, केशवनंद भारती मामला आया था, कब आया था, 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो संविधान में संशोधन हो रहा है, यदि वो क्या कर रहा है, यदि वो फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है, यदि हम संविधान में आर्टिकल 13 में बताता है कि संविधान में अगर हम कोई संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने एक केस में बताया था, केशवनंद भारती मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिसीजन दिया था, उसमें ये कहा था, यदि हम कोई संविधान में अपना जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें किसी भी तरीके का कोई संशोधन करते हैं, कोई अमेंडमेंट करते हैं, और वो जो अमेंडमेंट किया गया है, जो संशोधन किया गया है, यदि वो मूल अधिकारों को हनन कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरीके से हार्म पहुंचा रहा है, मतलब कि हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है, तो भी उसको कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है, यदि वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। यदि जो अमेंडमेंट किया है, यदि वो किसके खिलाफ है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके मूल ढांचे के खिलाफ है, या फिर कोई भी ऐसा कानून बनाया गया है जो मूल ढांचे को के खिलाफ है, तो उसको क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो आर्टिकल 13 है, अनुच्छेद 13 है, वो क्या बताता है, उसमें किन किन बातों के बारे में बताया गया है। क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं, आर्टिकल 35 तक है, तो आर्टिकल 12 में तो राज्य के बारे में बता दिया, राज्य को परिभाषित किया आर्टिकल 12 में, और फिर आर्टिकल 13 में किसके असंगत विधियों के बारे में बताया, मूल अधिकारों से जो असंगत विधियाँ होती हैं उनके बारे में बताया। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 14 से 35 तक, उनमें हर एक के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, हर एक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और फिर उसके बाद पर्टिकुलर डिटेल में पढ़ेंगे,
जैसे समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो उनको भी हम सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइज़ आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप इजीली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।